हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल द जीनियस गुरु में। आज मैं आप लोगों को एक नई टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब टू। और पिछले स्लाइड में मैंने आपको 6 नियम बताया था जो कि काफ़ी उपयोगी थे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुए। हालांकि इंटरमीडिएट लेवल पर उतना हमें काम चल जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए हमें यह वीडियो अवश्य देखना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। 6वें नियम के बाद से हमारा 7वां नियम है, यदि एडवर्ब टू वाले वाक्य में एडजेक्टिव के पश्चात, एडजेक्टिव के बाद फार प्लस कॉमन नाउन का प्रयोग किया गया हो, फार हो और कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया हो, तो एडवर्ब टू का रिमूवल निम्न प्रकार से किया जाता है। ठीक ना? तो एडवर्ब टू का रिमूव निम्न प्रकार से करते हैं। तो यह वाक्य कैसे आएगा, आइए जानते हैं। ठीक है ना? देखिए, लिखा है ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्टमैन। यह हमारा डल जो है एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के बाद से देखिए यहाँ इन्फिनेटिव नहीं आया, टू का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ फार है, और यह स्पोर्ट्समैन हमारा कॉमन नाउन है। ठीक है ना? तो ऐसे वाक्य को हम कैसे रिमूव करेंगे, आइए समझते हैं। जहाँ एडवर्ब टू होगा वहाँ हम सो का प्रयोग कर लेंगे, और जहाँ फार प्रयोग किया गया होगा वहाँ पर हम डैड का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे जैसा सब्जेक्ट होगा। टेंस के अनुसार हम कैन कुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से नॉट होगा, बी हो जाएगी, और जो कॉमन नाउन ऊपर वाले वाक्य में दिया होगा वही कॉमन नाउन हम नीचे प्रयोग कर लेंगे। ओके, थोड़ा और आगे एग्जाम्पल में इसको देखते हैं। जैसे ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्टमैन, वह एक खिलाड़ी के लिए काफ़ी आलसी है। ठीक है ना? काफ़ी डल है, मंद बुद्धि का है। अब देखिए, जब इसको हम रिमूव करेंगे तो ही इज सो डल, ऊपर ही नीचे ही हो जाएगा, इज का इज हो जाएगा, एडवर्ब टू के जगह पर हमने सो का प्रयोग कर लिया, डल का डल हो गया। फार हटाए तो मैंने कंजंक्शन डर्ट लगाया, और इसका सब्जेक्ट ही है तो मैंने पुनः जो है ही का प्रयोग कर दिया। वाक्य में इज का प्रयोग है यानी कि प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हमने कैन नॉट लगा दिया। उसके बाद से बी, और जो हमारा कॉमन नाउन है अ स्पोर्ट्समैन, तो हमने स्पोर्ट्समैन लिख दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई एम टू स्लो फॉर अ रनर, मैं एक धावक के लिए काफ़ी धीमा हूँ। ठीक है ना? ये हमारा वाक्य हुआ। आइए इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, जब हम इसको रिमूव करेंगे, लिखा है आई एम सो स्लो, ऊपर आई है तो आई हो जाएगा, एम का एम हो जाएगा, टू की जगह पर सो हो जाएगा, स्लो का स्लो हो जाएगा, फार की जगह पर हम डैट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है ना? और उसके बाद से सब्जेक्ट इसका आई है तो इसमें भी हम आई का प्रयोग कर लेंगे। वाक्य प्रेजेंट टेंस में क्योंकि एम का प्रयोग किया गया है तो हम कैन का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद से नॉट हो जाएगा, बी हो जाएगा, और कॉमन नाउन हमारा ऑनर है तो फिर से हम यहाँ ऑनर का प्रयोग कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि एडजेक्टिव के पश्चात फार अब प्लस प्रोनाउन हो, प्रोनाउन किस केस में हो, ऑब्जेक्टिव केस में हो। आपको मालूम होगा कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, और दे का देम होता है। यानी कि एडजेक्टिव के बाद फार और प्लस प्रोनाउन हो, ऑब्जेक्टिव केस में हो, ऐसा प्रयोग किया गया हो तो टू का रिमूवल निम्न प्रकार से किया जाता है। ओके, यह निम्न हो गया है, अब यहाँ निम्न होना चाहिए था। ठीक है ना? निम्न हो गया है, थोड़ा मिस्टेक है, आप सुधार कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाक्य कैसे आएगा,
ध्यान दीजिएगा। जैसे इट इज टू हॉट फॉर मी, मेरे लिए काफ़ी गर्मी है, ये हमारा जो है हॉट एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद से जो है फार का प्रयोग कर दिया गया और मी जो है आई का ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे रिमूव करेंगे, उससे पहले एक ध्यान देने वाली बात यह है कि डैट क्लाज में, डैट क्लाज आप समझ रहे होंगे, जहाँ हम डैट का प्रयोग करते हैं उसके बाद वाला क्लाज, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाज भी कहते हैं, ठीक है ना। डैट क्लाज में ज़रूरत के मुताबिक, आवश्यकता के अनुसार अर्थ स्पष्ट करने के लिए बी, बियर, एक्सप्रेस, मैच, टेक या अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है जो सुटेबल सेंस दे, उसमें हम किसी वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऐसा हम वर्ब का प्रयोग करते हैं जो एकदम सटीक अर्थ दे, ठीक है। तो अब इसको कैसे रिमूव करेंगे, तो जहाँ एडवर्ब टू होगा वहाँ सो का प्रयोग कर लेंगे, और जहाँ फार का प्रयोग किया गया होगा उसको हटा करके हम डैट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट बनाएंगे, टेंस के अनुसार कैन कोड रहेगा, उसके बाद से नॉट हो जाएगा, और उसके बाद से वर्ब का प्रयोग कर लिए, वर्ब का प्रयोग कर लीजिएगा। आइए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने कहा इट इज मैंने कहा इट इज टू हॉट फॉर मी, मेरे लिए काफ़ी गर्मी है। जब इसका हम रिमूवल करेंगे, इट का इट हो जाएगा, ऊपर ईज है तो ईज हो जाएगा, एडवर्ब टू के बदले हम सो का प्रयोग कर लेंगे। हॉट एडजेक्टिव है तो यहाँ हॉट हो जाएगा, हॉट शब्द को हटाएंगे उसके बदले डेट का प्रयोग करेंगे, और मी को नॉमिनेटिव केस में लाएंगे तो आई हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में होने के चलते कैन हो जाएगा और नॉट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम बियर शब्द का प्रयोग किए हैं अपने तरफ से, आखिर ऐसा क्यों किए हैं, आइए थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ऊपर वाला एक वाक्य यह दिया है कि मेरे लिए काफ़ी गर्मी है, ठीक है ना। मेरे लिए काफ़ी गर्मी है अर्थात इतनी गर्मी कि मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए हम जब इसका रिमूवल किए हैं तो लिखे हैं इट इज़ सो हॉट डैट आई कैन नॉट बियर इट, इतनी गर्मी है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसमें बियर शब्द जो है सुटेबल आ रहा है, इसलिए हम इसमें बियर शब्द का प्रयोग करेंगे। ओके, कुछ और एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। अगला वाक्य है ही इज टू स्ट्रांग फॉर मी, वह मेरे लिए काफ़ी मजबूत है, काफ़ी शक्तिशाली है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह है कि वह इतना शक्तिशाली है कि मैं उससे लड़ नहीं सकता हूँ, मैं उसकी सामना नहीं कर सकता हूँ, यही ना इसका सेंस आ रहा है। तो इसका जब हम रिमूवल करेंगे तो लिखेंगे ऊपर ही है तो नीचे भी ही हो जाएगा, ऊपर ई नीचे ई, टू के बदले हम सो का लगा प्रयोग कर देंगे, एडजेक्टिव स्ट्रांग है तो स्ट्रांग हो जाएगा, फार को हटा करके डेट का प्रयोग कर लेंगे, मी को आई में बदल लेंगे, प्रेजेंट टेंस में तो कैन हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। और जो है यहाँ बात आ रही है कि वह शक्तिशाली, और शक्तिशाली तो मैं सामना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हमने फेस और हिम का प्रयोग कर दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है द कॉफ़ी इज टू हॉट फॉर यू, काफ़ी तुम्हारे लिए काफ़ी गर्म है। इसका मतलब भाव क्या है, काफ़ी इतना गर्म है कि तुम पी नहीं सकते हो। ओके, जब इसका रिमूवल करेंगे, द कॉफ़ी है, द कॉफ़ी का नीचे द कॉफ़ी हो जाएगा, इज का इज हो जाएगा, एडवर्ब टू के बदले सो, हॉट का हॉट हो जाएगा, फॉर शब्द को हटाकर हम डैट का प्रयोग करेंगे, यू का नॉमिनेटिव केस यू होता है तो यू रख देंगे, ऊपर वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन का प्रयोग कर देंगे, नॉट हो जाएगा। और टेक ईट, यहाँ टेक ईट का मतलब होता है पीने का, यहाँ पर सेंस है, ठीक है ना। तो नीचे वाले वाक्य का अर्थ हो जाएगा काफ़ी इतना गर्म है कि तुम इसे पी नहीं सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, इन वाक्यों में भी अर्थ के मुताबिक वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आखिर ये कौन से वाक्य हैं, आइए थोड़ा ध्यान देते हैं इस पर। लिखा है हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, अर्थात उसके दुख, उसके कष्ट आंसुओं के लिए काफ़ी गहरे हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर इसमें हम अपने तरफ से जो है वर्ब कौन सा लाएं, ठीक है ना, जो काफ़ी सूटेबल हो। देखिएगा थोड़ा भाव, एक बार और वाक्य का भाव देखिए, कह रहा है कि उसके दुख आंसुओं के लिए काफ़ी गहरे हैं, अर्थात उसके दुख इतने गहरे हैं कि आंसू में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, इसका यही सेंस आ रहा है। तो इसी बात को जो है हम क्या करेंगे, लिख देंगे। His sorrow is so deep that उसका दुख इतना गहरा है कि he cannot express, वह प्रकट नहीं कर सकता है, it मतलब इसे, in tears, आंसुओं में। ओके, तो ऊपर वाले वाक्य को ही हमने नीचे क्या किया कि अपने तरफ से जो है एक्सप्रेस शब्द का प्रयोग कर लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है His father is too old for the government service, उसके पिताजी सरकारी सर्विस के लिए, सरकारी सेवा के लिए काफ़ी बूढ़े हैं। अब देखिए, अब यहाँ हमें यह देखना है कि अपने तरफ से किस वर्ब का हम प्रयोग करें। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उसके पिताजी सरकारी सर्विस के लिए काफ़ी बूढ़े हैं, अर्थात उसके पिताजी इतने बूढ़े हैं कि वो सरकारी सर्विस नहीं कर सकते हैं, वो सरकारी सर्विस के लिए फिट नहीं है, उचित नहीं है, ठीक है ना। तो इसी बात को हम लिखेंगे। आइए देखते हैं, ऊपर हिज फादर है तो हिज फादर हो जाएगा, इज का ई हो जाएगा, एडवर्ब टू के बदले हम सो लगा देंगे, एडजेक्टिव ओल्ड है तो ओल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। फार शब्द को हटाकर हम डैड का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ ही शब्द जो है हिज फादर का प्रोनाउन वर्ड यूज किए हैं, ठीक है। हाँ, इज नॉट फिट, फिट नहीं है, उचित नहीं है, फॉर द गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है ना, सरकारी सेवा के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। आई बात समझ में ना। तो यहाँ हमने अपने तरफ से कौन सा वर्ब यूज किया है, फिट, क्योंकि यह यहाँ पर सुटेबल जा रहा है। ओके, आगे चल रहा है। यदि वाक्य में एडजेक्टिव के पश्चात किसी दूसरे शब्दों का प्रयोग ना किया गया हो, एडजेक्टिव हो और उसके बाद किसी दूसरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया हो, तो एडवर्ब टू का रिमूवल निम्न प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। तो आखिर वह वाक्य आएगा कैसे, आइए देखते हैं। जैसे ही इज टू ओल्ड, वह काफ़ी बूढ़ा, यहाँ देखिएगा, यहाँ एडजेक्टिव हमारा ओल्ड है, ठीक है ना, लेकिन इसके बाद से किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके पहले हमने देखा है कि कभी टू आ रहा था, कभी फार आ रहा था, ठीक है ना, मतलब कोई ना कोई शब्द आ रहे थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव के बाद से किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो आखिर इस वाक्य में हम एडवर्ब टू का रिमूवल कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। जहाँ एडवर्ब टू होगा वहाँ आप उसको हटा करके ओवर, एक्सट्रीमली, ग्रेट या एक्सेस, इन शब्दों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अगर आप नहीं चाहते हैं इन सब चीज़ों का प्रयोग करना तो दूसरा देखिए, अब क्या कीजिए, एडवर्ब टू को हटाइए, उसके जगह पर कंपैरेटिव डिग्री लगाइए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। यह एडजेक्टिव का ही फॉर्म होता है, रूप होता है, या इसका हम अगले चैप्टर में जो है बड़े विस्तार में बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ सी डी का मतलब है कंपैरेटिव डिग्री। तो अब टू को हटाइए, कंपैरेटिव डिग्री लिख लीजिए, उसके बाद से एडजेक्टिव लिखिए, ठीक है, और उसके बाद से आप देन का प्रयोग कर लीजिए, और या उसके बाद आप जो है इट इज प्रॉपर का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है ना। या एक और तरीका है, कौन सा तरीका है, वह यह है कि आप एडवर्ब टू को हटाइए, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलिए, ठीक है ना, उसके बाद से देन का प्रयोग करिए, और फिर सब्जेक्ट बनाइए, जो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद से आप शुड बी का प्रयोग कर लीजिए। ओके, अगर ये नहीं चाहते हैं तो एक और भी तरीका है, वह तरीका यह है कि आपको एडवर्ब टू को हटाइए और एडजेक्टिव के बाद जो उस वाक्य में एडजेक्टिव पूरा लिखा गया होगा उसके बाद आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख लीजिए। अगर ये नहीं चाहते हैं तो केवल बियॉन्ड लिमिट लिख लीजिए। अगर ये भी नहीं चाहते हैं तो आप जो है बियॉन्ड और सर्टेन लिमिट, इनमें से, इन तीनों में से जो है किसी का यह प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। केवल इतना ही नहीं, आप जो है ऊपर ये जो भी नियम बताए गए हैं, ठीक है ना, आप इसका प्रयोग करिए।
इसका प्रयोग करिए, इसका प्रयोग करिए, या आप इसका प्रयोग करिए, जो समझ में आए आप इसका किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए इसको हम एग्जाम्पल में समझते हैं। मैंने कहा द वेदर इज टू कोल्ड, मौसम काफ़ी ठंडा है। अब रिमूवल करना है एडवर्ब का, तो हम लिखेंगे द वेदर का द वेदर हो जाएगा, इज का ई हो जाएगा, और हमने एडवर्ब टू को हटाया और उसके जगह पर हमने किसका प्रयोग किया, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली प्रयोग किया और कोल्ड हो जाएगा। अब इसका अर्थ हो जाएगा कि मौसम अत्यधिक ठंडा है। एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक या काफ़ी। इसी बात को हम ऐसे भी बदल सकते हैं, कैसे, द वेदर इज, हमने कोल्ड को क्या किया, कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिया, देन और उसके बाद से इट इज प्रॉपर का प्रयोग कर लिया। इसका हिंदी मतलब ये होगा कि मौसम जो है जितना होता है उससे भी ज़्यादा ठंडा है, जितना उचित होता है उससे भी ज़्यादा ठंडा है। एक और देखिए, द वेदर इज कोल्डर देन इट शुड बी। इसका मतलब ये होगा कि मौसम जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा ठंडा है। ओके, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मुकेश रन्स टू स्लोली, मुकेश काफ़ी धीमा दौड़ता है। जब इसका हम रिमूव करेंगे तो मुकेश का मुकेश हो जाएगा, रन्स का रन्स हो जाएगा, और टू को हम हटाएंगे और स्लो को हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो मोर स्लोली हो जाएगा। यह एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद से देन हो जाएगा और उसके बाद से इट इज प्रॉपर, ठीक है, इट इज प्रॉपर का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है ना। या इसी तरह से आप मुकेश रन्स मोर स्लोली देन ही शुड का प्रयोग कर लीजिए। यहाँ आप इट इज प्रॉपर या ही शुड का आप प्रयोग कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आइए इसका पहले अर्थ समझते हैं। लिखा है मुकेश काफ़ी धीमा दौड़ता है, तो इसका अर्थ होगा मुकेश रन्स मोर स्लोली देन इट इज प्रॉपर। मुकेश जितना अच्छा होता है, जितना उचित होता है उससे भी धीमा दौड़ता है। या मुकेश जितना उसे होना चाहिए, अर्थात जितना उसे दौड़ना चाहिए वह उससे भी ज़्यादा धीमा दौड़ता है। ओके, चलिए अगले नियम पर। अगला नियम यह कह रहा है यदि वाक्य में टू मच के बाद फार प्लस प्रोनाउन या नाउन आया हो तथा टू मच का अर्थ खराब हो, बुरा, दुखदाई हो, तो एडवर्ब टू का रिमूवल निम्न प्रकार से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट नियम है यह। यदि एडवर्ब टू वाले वाक्य में टू मच का प्रयोग किया गया हो और उसका अर्थ क्या आ रहा हो, या तो खराब अर्थ आए, या तो बुरा आए, या दुखदाई आए, तो एडवर्ब टू का लोप निम्न प्रकार से किया जाता है। एक बात ध्यान देने वाली और है इसमें कि इसमें वाक्य के भाव के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऐसा बात आपको ऊपर भी बताया जा चुका है, लेकिन इसमें भी ध्यान देना है कि इसमें भी हम अपने तरफ से जो है वर्ब का प्रयोग करेंगे जो सूटेबल हो। हाँ, तो ये जान लीजिए जहाँ टू मच आएगा किस अर्थ में, खराब, बुरा या दुखदाई, तो हम टू मच को हटाएंगे, उसकी जगह पर सो बैड या सो शॉकिंग में से शॉकिंग, ठीक है ना, सो शॉकिंग में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं। इट इज टू मच फॉर अस, हमारे लिए बहुत बुरा है, काफ़ी बुरा है, बहुत दुखदाई है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग रिमूवल करेंगे। जब इसका रिमूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, इट इज का इट इज लिख लिया और टू मच के बदले हम या तो सो बैड लिखें या जो है सो शॉकिंग लिख दें। उसके बाद से फार के बदले हमने डेट लगाया और अस को हमने नॉमिनेटिव केस में बदल लिया। वाक्य प्रेजेंट टेंस में होने के चलते कैन का प्रयोग कर लिया और जो है नॉट बियर, ठीक है ना। हम फिर यहाँ जो है बियर, सहन करने शब्द का प्रयोग किया है हमने। आखिर ऐसा क्यों, तो आइए समझ लेते हैं इस बात को। जैसे वाक्य कह रहा है इट इज टू मच फॉर अस, हमारे लिए बहुत दुखदाई है, अर्थात यह बड़े ही दुख के बात है कि हम सहन नहीं कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। इट इज टू मच फॉर हर, उसके लिए बड़ा ही बुरा है, उसके लिए बड़ा ही दुखदाई है। अब जब इसमें हम रिमूवल टू करेंगे तो इट इज का इट इज हो जाएगा और टू मच के बदले सो बैड या सो शॉकिंग का प्रयोग कर लेंगे। फार के बदले डैट हो जाएगा और हर को हमने नॉमिनेटिव के सी में बदल दिया प्रेजेंट टेंस होने के चलते कैन, और नॉट बियर का प्रयोग, यहाँ भी बियर शब्द का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि यह सूटेबल है। ओके, ये तो हम सब नियम पर देख लिए, ठीक है ना, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नियम थे आपके लिए। लेकिन अब कुछ वाक्य जो आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है ना, ये नियम से थोड़ा इधर उधर होते हैं और ये अक्सर जो है कॉम्पिटेटिव लेवल में पूछे जाते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इत्यादि में, ठीक है ना। तो आप इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल में है आई वॉज टू मच डिस्ट्रेस टू बी एबल टू स्पीक, ठीक ना, मैं बोलने के लिए काफ़ी तनाव में था, काफ़ी दुखी था। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम इसका रिमूवल करेंगे तो ऊपर आई वाज है तो आई वाज हो जाएगा, टू के बदले हम सो का प्रयोग कर लिए और मच का जो है मच का प्रयोग कर लिए, ठीक है ना, और डिस्ट्रेज का डिस्ट्रेज हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रही होगी, वह यह कि आपने तो कहा था कि जहाँ टू मच आएगा वहाँ पर सो बैड या सो शॉकिंग का प्रयोग कर लीजिएगा, लेकिन आपने यहाँ तो टू मच की जगह पर सो मच का प्रयोग कर दिया है, ये कैसे, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो टू मच का अर्थ आ रहा है, यहाँ खराब, बुरा, दुखदाई अर्थ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि मैं बोलने के लिए, ठीक है ना, काफ़ी कष्ट में था। यहाँ बहुत बुरा या खराब, दुखदाई अर्थ नहीं आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा अर्थ आ रहा है, इसलिए हम इसको जो है टू मच को जो है सो बैड या सो शॉकिंग में नहीं बदले हैं। कन्फर्म नहीं, हमने केवल यहाँ एडवर्ब टू को जो है सो में बदल लिया, मच का मच हो जाएगा, डिस्ट्रेज का डिस्ट्रेज होगा। और आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जहाँ इन्फिनेटिव टू होता है उसको हटाते हैं, उसके बाद से डेट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट आई है ऊपर वाले वाक्य में, तो यहाँ सब्जेक्ट आई बन जाएगा। वाक्य पास्ट टेंस में है तो इसलिए हम वाज का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद से रिमूवल टू कर रहे हैं तो नॉट एबल टू स्पीक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सी इज टू ईगर फॉर प्रेज, वह प्रशंसा के लिए काफ़ी ललाहित है, काफ़ी उत्सुक है। अब देखिए, जब इसका हम रिमूवल करेंगे तो सी का सी हो जाएगा, ऊपर इज है तो नीचे इज हो जाएगा, एडवर्ब टू के बदले हम ओवर का प्रयोग कर लिए हैं, ईगर का ईगर हो जाएगा और फार फ्रेज का फार फ्रेज होगा। ये कई बार जो है बोर्ड परीक्षा में या कॉम्पिटेटिव लेवल में पूछे गए सवाल, इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। ही एट टू मच, उसने काफ़ी ज़्यादा खाया। जब इसका हम रिमूवल करेंगे तो ही एट का ही एट हो जाएगा और टू के बदले हम मोर का प्रयोग कर लेंगे, इसके बाद से देन हो जाएगा, इसके बाद से इनफ हो जाएगा। उसने काफ़ी ज़्यादा खाया, यानी कि वह आवश्यकता से ज़्यादा, पर्याप्त से अधिक खाया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, इस वाक्य पर ध्यान देंगे, या एक स्पेशल वाक्य है, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है कई संत मठ उजाड़, यानी कि एक मठ पर अगर कई संत हो जाते हैं तो उस मठ का उजड़ना एकदम संभव है, ठीक है ना। तो रिमूवल इसका कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एन अननेसेसरी लार्ज नंबर ऑफ कुक्स, ठीक है ना, अनावश्यक अधिकांश लोगों का, अधिकांश संतों का होना स्पॉइल द ब्रॉथ, मठ को उजाड़ देता है। ओके, तो इसको हम इस प्रकार से जो है रिमूवल टू करेंगे, इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज़ का आवश्यकता से ज़्यादा होना इज बैड, बुरी बात है। कैसे रिमूव करेंगे इसका, द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ के आगे अधिकता इज बैड, बुरी है। हमने शुरू में ही क्या किया है कि टू मच को एक्सेस में बदल लिया है, देख रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू आर टू जेंटल, आप बहुत ही सज्जन हैं, मतलब आवश्यकता से अधिक सज्जन हैं, ठीक है।
अब देखिए इसका जब रिमूव करेंगे तो यू आर जेंटल टू अ फॉल्ट, आप गलती के लिए काफ़ी सज्जन हैं, अर्थात कि आप इतने सज्जन हैं कि आपके साथ जो है कुछ भी गलत हो सकता है। चलिए इसी को हम यहाँ जो टू अ फॉल्ट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसके बदले हम टू को हटा करके डायरेक्ट जो है ओवर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ऐसे भी बदल सकते हैं यू आर ओवर जेंटल, यानी कि आप आवश्यकता से अधिक जेंटल हैं, सज्जन हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। हमने जो है जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, एडवांस लेवल तक जो है सारे एडवर्ब टू जो है आपको पढ़ा दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसको पढ़ने के बाद से फिर दोबारा किसी दूसरे किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, एक्सरसाइज आपको मैं समझ रहा हूँ कि ज़रूरत है, तो आपको जो है एक्सरसाइज और दिए जाएंगे, एक्सरसाइज आपको करा दिए जाएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए। और इसका अगला पार्ट जो हम आपको देने वाले हैं वह होगा यूजिंग टू, यानी कि इसमें आपको बताया गया है कि एडवर्ब टू का कैसे रिमूव करेंगे और उसमें हम एडवर्ब टू कैसे जोड़ेंगे, यह बताया जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।